फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू फील कनेक्टेड विद चारू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कोर्स 7 की यूनिट 3, जिसका नाम है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं 3.1 मीनिंग, डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा, अगर मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करूँ कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, तो आप बोलोगे स्कूल का मतलब विद्यालय और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन। लेकिन मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि हिंदी में क्या बोलते हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को। मैंने आपसे बोला मीनिंग क्या है, और आप मुझसे बेटर जानते हो। पता है क्यों? क्योंकि आप स्कूल में गए भी हो, स्कूल वर्ड आप रेगुलर डेली लाइफ में अपने यूज़ भी करते हो। सेम एज एडमिनिस्ट्रेशन को भी आप रेगुलर डेली लाइफ में यूज़ करते हो और जानते भी हो, पर आपको डिस्क्राइब करना नहीं आता। ये एक्चुअल बात है, ठीक है। तो मैं आपको एक टू द पॉइंट चीज़ बताती हूँ, बहुत सिंपल में। अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूँ ना, तो बेटा स्कूल को सही तरीके से चलाना ही ना स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है। अब आप बोलोगे मैम थोड़ा सा और डिफाइन कर दो। तो बेटा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है स्कूल के सभी कामों को प्लान करना, कंट्रोल करना और सही तरीके से चलाना, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव एजुकेशनल गोल्स। अब मैंने आपको प्रॉपर डेफिनेशन बता दी, लेकिन आप बोलोगे मैम थोड़ा इजीली सिंप्लीफाई कर दो। तो बेटा इजीली सिंप्लीफाई क्या है, देखो चलो मैं आपको और अच्छे से बता देती हूँ। स्कूल चलाना ना बेटा एक घर चलाने जैसा है। घर पे डिसाइड करते हैं ना मम्मी पापा पैसा कहाँ खर्च होएगा, खाना कब बनेगा, कौन बनाएगा, बच्चा कब सोएगा। ऐसे ही स्कूल चलाने का भी ना एक पूरा सिस्टम है, पूरा एक सिस्टमैटिक वे है। और अगर सिंपल डेफिनेशन समझाऊं तो बेटा यही है, स्कूल के सभी कामों को प्लान करना, कंट्रोल करना और सही तरीके से चलाना, यही है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है बेटा। तो हमने मीनिंग और डेफिनेशन दोनों देख लिए हैं। अब हम इसकी प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ये वो रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग स्कूल चलाया जाता है, ठीक है, जिनसे स्कूल सही तरीके से चलता है, ठीक है। तो बेटा सारे प्रिंसिपल्स ध्यान से सुनना और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्रीन पर नहीं है, आपको समरी बेस मैंने आपको इसमें नोट्स प्रोवाइड करे हैं। बाकी आपको एक्चुअल नोट्स चाहिए हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में लिख देना। तो हम पहला प्रिंसिपल है बेटा प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, हर काम पहले प्लान होना चाहिए। आप कहीं किसी शादी में, किसी इवेंट में जाते हो तो पहले प्लानिंग करते हो ना, भाई इस दिन प्लानिंग मतलब इस दिन मेरा कोई इवेंट है तो मुझे इतने बजे तक घर आ जाना है, रेडी होना और इतने बजे तक मुझे वहाँ रीच करना है, ठीक है। तो साल भर में स्कूल में क्या क्या काम होंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, कब कब एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, विंटर वेकेशन कब से पढ़ेंगी, समर वेकेशन कब से पढ़ेंगी, तो पूरा प्लान होता है बेटा। और ये ना अप्रैल में ही हो जाता है, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। टीचर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स मिलकर काम करें, ठीक है बेटा। जब सब टीचर, पेरेंट्स कांटेक्ट में रहते हैं और स्टूडेंट्स की कहीं ना कहीं रिलेशन रहता है, मतलब जब सब टीम वर्क होता है ना, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेटर आता है, ठीक है। थर्ड प्रिंसिपल क्या है हमारा? प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ज़रूरत के अनुसार चेंज करना। बेटा अगर हम रिजिड रखें अपना करिकुलम तो चल जाएगा नहीं ना। मतलब पारंपरिक तरीका यही था, ट्रेडिशनल मेथड यही था कि एक ही रिजिड मेथड है सबके लिए, इवैल्यूएशन असेसमेंट एक ही तरीके से होगा सबके लिए, ये होगा। लेकिन अब आपने देखा होगा कि जो 2020 के बच्चे थे 10th में बेसिक एंड एडवांस मैथ आ गई थी, किस चीज़ को लेकर? फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपना प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, बेटा इसमें क्या होता है? काम सही और जल्दी होना चाहिए। जो स्कूल के एचओएस होते हैं वो ये डिमांड करते हैं ना कि सभी टीचर से, भाई रिजल्ट टाइम पे बना लेना, एग्ज़ाम टाइमली कंडक्ट कर लेना, ठीक है। तो मतलब काम सही और एक्यूरेट चाहिए उन्हें, कोई गलती नहीं चाहिए, ठीक है। फीस किस मतलब सैलरी किसकी दे रहे हैं आपको, है ना। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबको अपनी ड्यूटी पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है टीचर अपनी ब्यूटी नैप लेने के लिए गई हुई है और पियोन को बोल दे भैया आप पढ़ा दो, ऐसे थोड़ी होता है भाई। उसकी ड्यूटी ये थोड़ी है पढ़ाने की, ना वो पढ़ा सकता। अच्छा, एक टीचर पियोन का काम नहीं कर सकता और एक पियोन टीचर का काम नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बेटा हमारा प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, जो प्रिंसिपल है ना बेटा, एक अच्छा लीडर होना चाहिए। अगर उसमें ही लीडरशिप के गुण नहीं है ना, तो स्कूल का तो तहस नहस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है और हमारा लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक अप्रोच। सबकी पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। कोई इवेंट होता है स्कूल में, कोई कुछ भी होता है तो स्कूल में टीचर्स, हेडमास्टर सब पार्टिसिपेट करें बेटा, पेरेंट्स भी,
इन्वॉल्वमेंट रहती है ना अब तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। किसकी बात करते हैं? स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्कूल संगठन होते क्या हैं। तो बेटा मैं इसको सिंपल में समझाऊंगी। स्कूल का सेटअप कैसे अरेंज्ड है, यही ऑर्गेनाइजेशन है। स्कूल का सेटअप कैसे अरेंज्ड है, यही ऑर्गेनाइजेशन है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है स्कूल के स्ट्रक्चर और व्यवस्था को सही तरीके से अरेंज करना, ठीक है। और अगर मैं आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बोलूं तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज इन स्कूल, ठीक है। मतलब बेटा अरेंजमेंट, ठीक है, सब काम ढंग से होना चाहिए, ये स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम इसके स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल है प्रॉपर प्लानिंग। क्या होता है बेटा? प्रॉपर प्लानिंग, कि टाइम टेबल एक्टिविटीज पहले से ही डिसाइड होने चाहिए, ठीक है। फिर आता है सेकंड प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क। हर टीचर का अलग काम, हर व्यक्ति का अलग काम, सबके काम डिवाइड होते हैं ना, कि भाई एसएसटी वाली मैम एसएसटी ही पढ़ाएंगी, मैथ नहीं पढ़ाएंगी क्योंकि उन्हें पढ़ाने भी नहीं आएगी, ठीक है। फिर आता है बेटा कोऑर्डिनेशन, सभी एक्टिविटीज में तालमेल होना, ठीक है। जैसे आपको मैं साइंस का कोई, या आपकी कोई टीचर साइंस का आपको कोई टॉपिक पढ़ा रही है, तो उस पर हम प्रोजेक्ट बेस्ड कुछ करवा सकते हैं, तो एक्टिविटीज का भी तालमेल कहीं ना कहीं हो। फिर आता है बैलेंस। बेटा ये कोऑर्डिनेशन जैसा ही है लेकिन अलग है। बैलेंस में क्या होता है? स्टडी और एक्टिविटीज, मतलब करिकुलर और को करिकुलर दोनों लेकर चलने हैं। अगर आप करिकुलर पे ही फोकस करोगे तो बच्चा बोर नहीं हो जाएगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाएगा अपना। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ और लास्ट प्रिंसिपल है चाइल्ड सेंटर्ड। स्टूडेंट की नीड पर फोकस करना है, ठीक है, स्टूडेंट की नीड पर फोकस करना है। बेटा नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारी 3.2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेशल स्कूल एंड इंक्लूसिव स्कूल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेशल स्कूल एंड इंक्लूसिव स्कूल। स्पेशल स्कूल क्या होते हैं बेटा? स्पेशल स्कूल वो होते हैं, ये उन बच्चों के लिए जो विशेष सहायता आवश्यकता की जिन्हें ज़रूरत होती है, मतलब जिन्हें स्पेशल नीड्स है ना, मतलब मान लो सिंपली कि CWSN वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अब इसके मतलब ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। तो बेटा जो स्पेशल स्कूल है ना, इसका क्या क्या काम होता है, इसके ऑर्गेनाइजेशन क्या है? स्पेशलाइज्ड करिकुलम, स्पेशलाइज्ड करिकुलम, बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से सिलेबस। ब्रेल होएगी हमारे ब्लाइंड बच्चों के लिए, साइन लैंग्वेज होएगी हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए, ठीक है। और हम करिकुलर के साथ प्लस करिकुलम भी लेके चलेंगे। प्लस करिकुलर मतलब उनको ADL भी सिखाएंगे, ठीक है। स्पेशलाइज्ड करिकुलम होता है स्पेशल बच्चों के लिए। फिर होता है बेटा स्पेशल टीचर्स, ठीक है। ट्रेन टीचर्स ज़रूरी हैं, ट्रेन टीचर्स ज़रूरी है। स्पेशल एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाती है, वर्कशॉप्स होती हैं ना, ट्रेनिंग। अब नई नई टेक्नोलॉजीज आती है, जो पहले के स्पेशल एजुकेटर्स हैं उन्हें CRE होती है, सब कुछ होता है ना, तो उसमें वो वर्कशॉप में जाते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं RCI में, तो आपको ये पूरा प्रोसेस पता है। फिर आता है बेटा IP बनाना, हर बच्चे के लिए अलग प्लान, उसके लेवल के अनुसार टीचिंग होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ है टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटेजीज। अब बच्चों के लिए क्या ऑर्गेनाइजेशन रहेगा कि भाई उनको एक्टिविटी बेस्ड प्रैक्टिकल मेथड्स है ना, और इन्फोर्समेंट दें, टास्क एनालिसिस, ये सब चीज़ें यूज़ करें। फिर नेक्स्ट है बेटा असिस्टिव डिवाइसेस, सहायक उपकरण, व्हील चेयर, हियरिंग एड्स, ठीक है, ब्रेल बुक्स, ये सब प्रोवाइड करना। फिर आता है बेटा स्मॉल क्लास साइज। नॉर्मल जो स्कूल होते हैं उनमें बच्चों की रेशो क्या होती है? 40+, 45+, 50+ भी होती है, लेकिन स्पेशल क्लास में 5 से 8 बच्चों की रेशो होती है। क्यों? इंडिविजुअल अटेंशन के लिए। हर बच्चा इंडिविजुअल अटेंशन मांगता है, तो उसके लिए बेटा 5 से 8 बच्चों की ही रेशो रखी जाती है, और ब्लाइंड वाले बच्चों के लिए तो और भी कम है। फिर नेक्स्ट आता है बेटा TLMs का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए। फिर आता है बेटा लास्ट थेरेपी सर्विसेज, OT, PT, ST, बिहेवियर थेरेपी, सब थेरेपी की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा इंक्लूसिव स्कूल। क्या आता है हमारा? इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल वो स्कूल होता है जहाँ स्पेशल बच्चा और नॉर्मल बच्चा दोनों मिलकर एक ही कक्षा के नीचे, एक ही छत के नीचे, एक कक्षा में साथ में मिलकर पढ़ते हैं, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं, सब बराबर हैं। ये तो हमारा RTI एक्ट बोलता है, RTE एक्ट 2009, कि सभी बच्चे बराबर हैं। अब इसके ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं बेटा। फ्लेक्सिबल करिकुलम, क्योंकि स्पेशल बच्चा भी पढ़ रहा है तो रिजिड तो आप वैसे भी नहीं रख सकते और वैसे भी नहीं रखना चाहिए NAP 2020 के तहत। तो
ठीक है। रिसोर्स रूम एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, जब बच्चा, आपको पता है ना रिसोर्स रूम क्यों बनाया जाता है, जब बच्चा क्लास में उस कंसेप्ट को बेटर क्लियर नहीं कर पाता तो उसको रिसोर्स रूम में रिसोर्सेज के थ्रू इजीली उस चीज़ को सिखाया जाता है। ठीक है। फिर आता है बेटा स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर भी होता है और नॉर्मल टीचर भी होता है। ठीक है। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, एक्सेसिबल होना चाहिए, रैम्प, लिफ्ट, सब चीज़। ठीक है। टीचिंग मेथड्स, हम यहाँ इंक्लूसिव अप्रोच यूज़ करेंगे बेटा, जैसे पीयर लर्निंग, ग्रुप वर्क, है ना, जिससे क्या हो इंक्लूजन आएगा। फिर आता है बेटा हमारा क्लासरूम अरेंजमेंट, सीटिंग अच्छी हो, स्पेस एडजस्टेड हो, है ना, कि मोबिलिटी इजी हो जाए व्हील चेयर पे सीपी वाले बच्चे के लिए। फिर आता है बेटा सपोर्ट सर्विसेज, काउंसलिंग करना टाइम टाइम पे, थेरेपी देना। 7 पॉइंट आता है पॉजिटिव एनवायरनमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, डाइवर्सिटी एक्सेप्टेंस। डाइवर्सिटी कोई बेटा समस्या नहीं है, ये क्या है, ये तो पावर है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी 3.3 कोड एंड कंडक्ट ऑफ टीचर एंड ड्यूटीज ऑफ हेड ऑफ स्कूल, HOS। ठीक है। कोड एंड कंडक्ट बेटे क्या होता है, आचार संहिता, मतलब एक बिल्कुल लिस्ट है कि टीचर को ये करना है और ये नहीं करना। अब मैं आपको बताती हूँ, इसको इजीली एक्सप्लेन करती हूँ। देखो बेटा, टीचर है ना एक रोल मॉडल होता है, बच्चा ना टीचर को देख के ही सीखता है। तो इसलिए ना टीचर के लिए ना लिस्ट बनाई जाती है डूज की और डू नॉट्स की, कि टीचर को ये करना है और ये नहीं करना है। ठीक है। और ये किसने बनाई है, ये NCT ही और KVS ने बनाई है। KVS तो सभी जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन, और NCT ही नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है बेटा। तो कोड एंड कंडक्ट ऑफ टीचर क्या होंगे, बताओ क्या होंगे कोड एंड कंडक्ट ऑफ टीचर। प्रोफेशनल बिहेवियर, मतलब टाइम पर आना, प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है। जिम्मेदारी से पढ़ाना, ये नहीं भाई टाइम पास के लिए आई है, 2 मिनट पढ़ाया आपने, नैप ले रही है बैठ के, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है। पंचुअलिटी, भाई कई बार क्या होता है बेटा, टीचर लेट आ रहा है तो बच्चा भी वही चीज़ कॉपी करता है, कहता है मास्टर जी तो खुद लेट आते हैं, हम क्या करेंगे जल्दी जाके। ठीक है। तो टीचर को ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। फिर आता है रिस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स, हर बच्चे को इक्वल ट्रीट करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। अगर आप हिंदू मुस्लिम करो, गर्ल बॉय करो, या बोलो ये तो टॉपर है, तू मेरे ज़्यादा क्लोज है, फेल को भाई एकदम लास्ट में बिठा रहे हैं, ये चीज़ें तो RT एक्ट के तहत ना बेटा आपको केस हो सकता है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। फिर मॉरल वैल्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, ऑनेस्टी हो, ठीक है, डिसिप्लिन, गुड करेक्टर होना चाहिए। ठीक है। और नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, मतलब मेंटली फिजिकली बच्चे को कोई पनिशमेंट नहीं देनी। अगर आप बच्चों को पनिशमेंट दोगे तो आपको पता है ना बच्चे सुसाइड कर लेते हैं कुछ भी, और भाई ये चीज़ें गलत भी है। और ठीक है, नहीं बोलना आपको बच्चों को, कुछ पढ़ना है नहीं पढ़ना उसके ऊपर है, आप बस सपोर्ट दो। फिर आता है बेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी कहता है बच्चे की जो पर्सनल डिटेल्स है ना वो आप किसी को शेयर नहीं करोगे, पेरेंट्स और आपके बीच की है। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है बेटा कॉन्टीन्यूस लर्निंग। कॉन्टीन्यूस लर्निंग में क्या बोलते हैं, टीचर खुद भी सीखते रहना चाहिए, टीचर को खुद भी सीखते रहना चाहिए। गुड रिलेशनशिप, टीचर ना रेगुलर पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट में रहे, अपने कलीग्स जो बाकी टीचर्स हैं उनके साथ अच्छा उनका बॉन्ड हो, है ना। प्रोफेशनल ग्रोथ, बेटा NEP 2020 कहता है कि टीचर्स को ना ये साल के 50 घंटे तो ट्रेनिंग को देने ही देने हैं। ठीक है। अब डू नॉट्स, ये बोलता है कि आपको कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देनी। ठीक है। और आपको ट्यूशन नहीं पढ़ाना अपने स्कूल के या क्लास के बच्चों को। क्या करते हैं पहले, और अब भी कई जगह होता है ये, कि टीचर यूँ कहते हैं मेरे पे आकर ट्यूशन में पढ़ो तभी आप पास करूँगा आपको, या नहीं करूँगा, जो भी है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये मतलब वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, है ना बेटा। नो डिस्क्रिमिनेशन, आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है बेटा। ठीक है। किसी भी बेस पे जातिवाद कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। फिर आता है ड्यूटीज ऑफ HOD, HOD नहीं HOS। ठीक है। HOD तो हमारे डिपार्टमेंट में स्पेशल कोर्स में होते हैं, HOS स्कूल में HOS होते हैं बेटा। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ में क्या आ जाता है बेटा, स्कूल मैनेजमेंट, रिकॉर्ड मेंटेन्स करना। ठीक है। और हेड ऑफ स्कूल ड्यूटीज़, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, प्लानिंग। ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, ये मैंने आपको दिए हुए हैं, लेकिन जो इससे भी इजी पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। अगर आपको मेरे इजी वाले पॉइंट्स चाहिए हो
तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखना, मैं आपको ज़रूर वो प्रोवाइड करूँगी। ठीक है बेटा। तो पहला पॉइंट आता है बेटा हमारा एकेडमिक सुपरविजन। ड्यूटी क्या है HOS की, मतलब हमारे प्रिंसिपल की, एकेडमिक सुपरविजन, टीचर की क्वालिटी चेक करना, टीचर को गाइड करना। फिर आता है नेक्स्ट लीडरशिप रोल। ठीक है, डिसीजन मेकिंग वाला सिस्टम आना चाहिए, डिसीजन लेना आना चाहिए, और स्टाफ को मोटिवेट करना। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बेटा डिसिप्लिन मेंटेन करना। अब आप HOS हो तो स्कूल के सभी लोगों को रूल्स फॉलो करवा सकते हो ना, और वो करवाने हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करवाना है तो। फिर नेक्स्ट आता है बेटा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। स्कूल के लिए इम्प्रूवमेंट प्लान बनाओ कि आज हमारा स्कूल इस नंबर पे आ रहा है तो कल को इस नंबर पे रीच कर जाए, तो उसके लिए आपको इम्प्रूवमेंट प्लान बनाना है। ठीक है। और नेक्स्ट आता है बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बजट तैयार करना है बेटा आपको कि इतना खर्चा यहाँ होएगा, और मतलब सब कुछ रिकॉर्ड आपका फाइनेंशियली। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा आपका पेरेंट एंड कम्युनिटी रिलेशन। पेरेंट्स से कम्युनिकेशन करना, मीटिंग कंडक्ट करना, जैसे PTM है ना, और SMC की मीटिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा इंक्लूसिव एजुकेशन सपोर्ट। स्पेशल स्टूडेंट्स को ना बेटा आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट देना है। ठीक है, और मतलब हमें नहीं देना है, HOS का काम है ये। ठीक है। सेफ्टी एंड वेलफेयर, स्टूडेंट्स की सेफ्टी इंश्योर करना। ठीक है, ऑल ऑफ यू क्लियर। नेक्स्ट बेटा हम आते हैं, हमारे स्कूल कैलेंडर लिखा है, बाकी ये एनुअल प्लान है। ठीक है, एनुअल प्लान, टाइम टेबल एंड CCE। एनुअल प्लान क्या होता है बेटा, कोई बताओ? सबको पता है, ये किसी को नहीं पता? ठीक है, तो हम देखते हैं एनुअल प्लान की, मतलब पूरे साल स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी उसकी प्लानिंग को ही ना एनुअल प्लान कहते हैं। ठीक है बेटा, पूरे साल का एक तरह से रोड मैप, पूरे साल का एक तरह से रोड मैप। तो इसके पॉइंट्स लिख लो। पहला आता है एकेडमिक प्लान, सिलेबस कंप्लीशन, कि टाइम पर सिलेबस कंप्लीट कराना है, और एग्ज़ाम कंडक्ट, कि एग्ज़ाम शेड्यूल कराना है कि हमें इस टाइम हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमारे स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड कॉम्पिटिशन्स, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बेटा स्टाफ प्लानिंग, टीचर की ड्यूटीज़ और टीचर मीटिंग्स। नेक्स्ट आ गया बेटा स्टूडेंट डेवलपमेंट, काउंसलिंग, है ना, और एक्स्ट्रा सपोर्ट देना, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग का मेंटेनेंस, रिसोर्सेज। ठीक है। लास्ट है बेटा इसका पॉइंट इवैल्यूएशन प्लान, टेस्ट और असेसमेंट। ठीक है, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? प्रॉपर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, स्मूथ फंक्शनिंग, सारा काम सिस्टमेटिक तरीके से चले, गोल अचीवमेंट, जो गोल डिसाइड किए गए हैं वो अचीव कर ले। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बेटा टाइम टेबल। क्या आता है? टाइम टेबल। इसमें क्या है? डेली वीकली सब्जेक्ट्स, ठीक है, और पीरियड्स का अरेंजमेंट। ठीक है। तो इसके बेटा कुछ प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। हार्ड और इजी सब्जेक्ट का बैलेंस होना चाहिए, कि ये नहीं है मैथ के 2 पीरियड लगातार दे दिए और फिर नेक्स्ट इंग्लिश भी दे दिया, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, फिर हम कोई अपना WE का डाल दें सब्जेक्ट, है ना। तो ये बैलेंस होना चाहिए। फ्लेक्सिबल, बेटा चेंजेस ज़रूरत के अनुसार हो सके। ठीक है, ये नहीं कि रिजिड हो। नेक्स्ट आता है बेटा चाइल्ड सेंटर, बच्चे की कैपेसिटी को ध्यान में रखो। ये नहीं है आप पहले 5 पीरियड ले रहे हो, फिर लंच दे रहे हो, फिर लास्ट में 1 पीरियड है और छुट्टी। ठीक है, बच्चे की कैपेसिटी नहीं है बेटा इतनी। फिर नो ओवरलोड, बर्डन फ्री, बच्चों को कोई बर्डन नहीं देना पढ़ाई का। आप क्या बोलोगे कि मैम पढ़ाई ना, पढ़ाना है सिस्टमेटिक तरीके से, वही आपको बताया जा रहा है। ठीक है। फिर आता है बेटा प्रॉपर ब्रेक्स। ठीक है, जैसे 4 पीरियड हो गए, फिर लंच हो गया, फिर 4 पीरियड हो गए, बच्चों को प्रॉपर रेस्ट भी तो चाहिए। इतना ज़्यादा बच्चों के दिमाग में तुम भर दोगे तो सब कुछ मैसी नहीं हो जाएगा, वो सीखने में इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएगा बेटा, वो जल्दी थक जाएगा। ठीक है। फिर आता है बेटा लास्ट हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम। ये नहीं है मैथ्स, भाई प्रिंसिपल का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है तो उसने मैथ्स को तो 45 मिनट्स की टाइमिंग रख दी कि 45 मिनट्स का पीरियड होगा मैथ्स का और 30 मिनट्स का सिर्फ साइंस का, तो ये चीज़ भी गलत है। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है CCE, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है? लगातार और पूरी तरीके से इवैल्यूएशन। ठीक है।
इसके दो कंपोनेंट्स हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, कॉन्टिन्यूस में बेटा आपका क्या आ गया, रेगुलर टेस्ट, ठीक है, एक्टिविटीज़, क्लास एक्टिविटीज़। कॉम्प्रिहेंसिव में आपका स्किल्स, बिहेवियर, पार्टिसिपेशन, ये चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है, और इसके फीचर्स क्या क्या होंगे, तो बेटा इसके फीचर्स है कि प्रेशर नहीं होगा, ठीक है, और ओवरऑल डेवलपमेंट होगा आपका, फीडबैक सिस्टम है क्योंकि रेगुलर हो रहे हैं तो आपको फीडबैक तो तुरंत मिल जाएगा, और इम्प्रूवमेंट पे फोकस, जब आपको फीडबैक मिल रहा है तो आपको पता चलेंगे आपके इम्प्रूवमेंट एरियाज। ठीक है, और इसके बेटा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्ट्रेस फ्री। ठीक है, जब प्रेशर ही नहीं है तो आप स्ट्रेस फ्री तो ऑटोमेटिकली हो जाओगे, लर्निंग इंप्रूव होएगी, चाइल्ड का डेवलपमेंट होएगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है तो बेटा चाइल्ड का डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिकली हम कह ही सकते हैं ना। नेक्स्ट बेटा 3.5, इसमें मैंने आपको नोट्स में नहीं डाली है, कुछ आप बेसिकली सीखना, जो मैं बोलूँगी वो आपको मैं अपने गिवन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी सकती हूँ, और पॉसिबल हुआ तो, वरना आप मुझे मैसेज करना या फिर कमेंट करना तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। 3.5, तो मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स। ठीक है बेटा, 3 तरीके से स्कूल के रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट, कम्युलेटिव रिकॉर्ड एंड केस हिस्ट्री। अब प्रोग्रेस रिपोर्ट की हम बात करते हैं। ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट का मीनिंग क्या है, स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस और उसके बिहेवियर की रिपोर्ट। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या होता है आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट में, आपके रिजल्ट में क्या क्या होता है बताओ, मार्क्स, ग्रेड्स, अटेंडेंस होती है, बिहेवियर, बिहेवियर क्योंकि मैम बिहेवियर तो नहीं होता था बेटा, डिसिप्लिन का कॉलम होता था, डिसिप्लिन के मार्क्स होते थे, है ना, टीचर रिमार्क्स। ठीक है, होते हैं नहीं होते, होते हैं। अब आप प्रोग्रेस रिपोर्ट से तो बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो क्योंकि आप सभी स्कूल में पढ़े हो। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है, क्यों बेटा प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाती है, इम्प्रूवमेंट एरियाज पता चले, बच्चे की प्रोग्रेस को हम दिखा सके, पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन देना कि बेटा कि आज तुम्हारा बच्चा जो है वो इस लेवल पे स्टैंड कर रहा है, इसके ये इम्प्रूवमेंट एरियाज हैं। ठीक है, इसके फीचर क्या है, पीरियोडिक है, सेमेस्टर वाइज भी है बेटा, मंथली भी है ना, ऐसे सब चलता है, सिंपल और क्लियर है, आपको कोई इतना हार्ड नहीं है कि कैसे आपको मार्क्स नहीं दिख रहे हैं ना, तो बहुत सिंपल और क्लियर है, फीडबैक बेस्ड है, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपको कहाँ और मेहनत करनी है, कहाँ आपका लेवल स्ट्रॉन्ग है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है कम्युलेटिव रिकॉर्ड। क्या आता है, कम्युलेटिव रिकॉर्ड। कम्युलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, स्टूडेंट की पूरी लाइफ स्कूल टाइम की डिटेल रिकॉर्ड है। ठीक है, स्टूडेंट की पूरी लाइफ की डिटेल, आप फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक पढ़े हो तो आपका पूरा डाटा स्कूल के पास रिकॉर्ड होता है, आपको पता है, आप कभी भी अपनी फाइल निकलवा सकते हो, सब रिकॉर्ड होता है। तो इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं बेटा, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक परफॉर्मेंस, हेल्थ रिकॉर्ड, हमारा स्कूल में पूछा जाता है ना आपका ब्लड ग्रुप क्या है, और मेडिकल टेस्ट भी होते हैं बीच बीच में, है ना, तो ये वो चीज़ है, अचीवमेंट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब इसका पर्पस क्या है, क्यों करा जाता है, कि भाई आपकी लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सके, हम देखते हैं यार हम पहले पढ़ाई में कैसे थे अब कैसे हैं, उस चीज़ को ट्रैक करना, गाइडेंस और काउंसलिंग, फ्यूचर प्लानिंग, अब मुझे इस रिकॉर्ड से पता चल जाएगा भाई मेरा बच्चा जो है इस चीज़ में, ये एक टीचर जो उसका मेंटोर है उसको पता चल जाएगा बच्चा इस चीज़ में स्ट्रॉन्ग है तो उसकी फ्यूचर प्लानिंग वो उसी बेस पे कराएगा। अब इसके फीचर्स क्या हैं बेटा, डिटेल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है, कॉन्टीन्यूस रिकॉर्ड है, रेगुलर आपका कंटिन्यू डाटा उसमें ऑडिट किया गया होगा, है ना, परमानेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी केस हिस्ट्री की, किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट की प्रॉब्लम या बैकग्राउंड की डिटेल स्टडी है। ठीक है, किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट की प्रॉब्लम या उसके बैकग्राउंड की डिटेल स्टडी है। इसके कंपोनेंट्स क्या आते हैं, फैमिली बैकग्राउंड, बच्चे की हेल्थ प्रॉब्लम, बिहेवियर इशू, एकेडमिक प्रॉब्लम, टीचर की ऑब्जर्वेशन। इसका पर्पस क्या है कि बच्चे की प्रॉब्लम एरियाज को समझना, उसको सॉल्यूशन करना, ठीक है, उसको स्पेशल सपोर्ट देना, और ये यूज़ किसके लिए किया जाता है, स्लो लर्नर्स, CWSN वाले बच्चों के लिए, और बिहेवियर प्रॉब्लम्स जिनको होती है उन बच्चों के लिए। ठीक है, होप आप सबको आज की यूनिट अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आपको किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।